नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज काशी में पीएम मोदी की बोट डिप्लोमेसी दिखेगी। अब से कुछ देर पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वाराणसी पहुंचे। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। विमान से जैसे ही फ्रांस के राष्ट्रपति बाहर आए तो पीएम मोदी ने गले मिलकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद दोनों नेता हेलीकॉप्टर के जरिए मिर्जापुर के लिए रवाना हो गए, जहां देश के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि पुनपुन नाम का एक क्रूज बिहार के मोकामा से बुलाया गया है। वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन ये क्रूज है और इसमें 20 लोगों के रहने की व्यवस्था है। इसे विदेशी सैलानियों की सैर के लिए खासतौर पर मंगाया जाता है और इसी क्रूज में बैठकर सवारी करेंगे। गंगा की लगभग 30 मिनट तक की यह सवारी होगी। आइए दिखाते हैं उस क्रूज में क्या क्या है। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति आज काशी में बोट से गंगा की सैर करेंगे। ये दोनों नेता जिस बोट से गंगा का भ्रमण करेंगे, उस बोट से इंडिया न्यूज संवाददाता शिवपूजन झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आखिरकार उस नाव पर हम चढ़ने में कामयाब हो गए जिस पर प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति सवार होंगे। तकरीबन 50 मिनट तक बनारस के अलग अलग घाटों का मुआयना करेंगे। हम बात करते हैं, कुछ लोग हैं पूरा कारपेटिंग कर रहे हैं, कारपेट बिछाया जा रहा है, रेड कारपेट वेलकम कहा जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए है बनारस में, जो सांस्कृतिक नगरी कहलाती है। कैसे इंतजाम कर रहे हैं आप लोग, क्या क्या कर रहे हैं? फिनिशिंग के लिए और हाईलाइट के लिए जो ये कारपेट पूरा बिछाएंगे। हाँ, पूरा बिछाएंगे। सुरक्षा के बहुत सारे इंतजाम किए गए होंगे। सुरक्षा के लिए बहुत सारा इंतजाम है, इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। और प्रधानमंत्री, आपको क्या जानकारी है, प्रधानमंत्री कितनी देर तक इस नाव में रहेंगे? इस नाव मैक्सिमम हमको लगता है, फिर भी कोई टाइमिंग तो नहीं सेट कर सकते हैं, लेकिन जो भी रहेंगे 40-50 मिनट के आसपास रहेंगे। वो अलग अलग घाटों का मुआयना करेंगे। हाँ, करेंगे। चलिए मैं आपको नजारा दिखाता हूँ किस तरीके से प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इसी नाव पर वो अलग अलग घाटों का मुआयना करेंगे। बहुत सारे मंदिर है दरअसल, चूंकि सांस्कृतिक नगरी कहलाती है, एंशिएंट सिविलाइजेशन का प्रतीक है। कहीं ना कहीं बनारस सबसे पुराने शहरों में शुमार है बनारस, इसलिए यहाँ की जो संस्कृति है उसे कहीं ना कहीं दर्शाना चाहते हैं प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति को। और इसी बाबत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम घाटों को पूरी तरह से सजा दिया गया है और ये वही नाव है जिस नाव में खुद प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति सवार होकर के अलग अलग घाटों का मुआयना करेंगे। वाराणसी से कैमरामैन निशांत के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस बोट का नाम क्या है। इस बोट का नाम पुनपुन है। ये वातानुकूलित है यानी एयर कंडीशनड है। ये अंदर से इसका जो कैबिन है वो एयर कंडीशनड है और मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी दोनों इसी कैबिन पर बैठेंगे और इस क्रूज की गति अधिकतम 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसा कि हमारे सहयोगी शिवपूजन झा ने बताया, उसका रंग पोतन किया जा रहा है, रंग रंगाई की जा रही है, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमको ये बता दें कि बोट डिप्लोमेसी कोई नई चीज नहीं है भारत और फ्रांस के बीच। 2015 में जब राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने प्रधानमंत्री मोदी को सीन नदी की सैर कराई थी, सीन नदी, इस पे मैं भी घूमा हूं और पूरे नाव से घुमा हूं और इवनिंग इन पेरिस नाम का एक कार्यक्रम मैंने उस जमाने बनवाया था 2001-2002 के आसपास। तो वो कुछ और दौर था, ये कुछ और दौर है। अब बोट डिप्लोमेसी भी शुरू हो गई है और मोदी को एक एक ढंग से बताया गया था कि ये आपको यहां से जो है वो पेरिस का एफिल टावर दिख रहा है, यहां से उनके ग्रैंड म्यूजियम दिख रहे हैं, यहां पे कौन कौन सी इमारतें हैं जो सीन नदी को क्रॉस देखती हुई बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत ये सीन नदी है जिस पर सैर का आनंद आप ले सकते हैं। ये तस्वीरें हैं उस वक्त की। मिर्जापुर पहुंच गए हैं फ्रांस से, माफ कीजिएगा, मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी मिर्जापुर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप सीधे मिर्जापुर से देख रहे हैं। सीधे चलते हैं सौरभ शुक्ला के पास। सौरभ, ये बोट डिप्लोमेसी है और ये नए नए तरह की जो डिप्लोमेसी हो रही है, इसको डिप्लोमेसी की भाषा में क्या कहते हैं और हम पत्रकार किस टर्मिनोलॉजी में इसको यूज करते हैं? चाय पर चर्चा हो गई, बोट डिप्लोमेसी हो गई, झूले पर चर्चा हो गई, साइकिल पे चर्चा नहीं हुई अभी तक। अगर समाजवादी पार्टी की साइकिल बने तो की सरकार बने तो साइकिल पे भी चर्चा हो जाए, या वो राज्य में लगे साइकिल पे चर्चा। तो मुझे बताइए कि ये कैसी डिप्लोमेसी है? इस डिप्लोमेसी के नए रंग को क्या कहेंगे आप?
मुझे लगता है दीपक इसको एक इम्प्रॉम्प्टू डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, और ये ऑप्टिक्स डिप्लोमेसी है, क्योंकि ये जो ऑप्टिक्स आजकल है डिप्लोमेसी में एक बहुत अहम किरदार प्ले करता है, क्योंकि आजकल टीवी युग में, डिजिटल युग में जब ये सारा चीज लाइव स्ट्रीम हो रहा है, आप लाइव कर रहे हैं, तो जाहिर बात है मिलियंस ऑफ लोग यहां पर फ्रांस में ये सब देख रहे हैं, तो एक जरूरी है कि दोनों लीडर्स इस बात को दर्शा रहे हैं कि कितना ज्यादा उनका जो पर्सनल केमिस्ट्री है, ये सब जो इनफॉर्मल पार्ट है। पहले होता था डिप्लोमेसी खाली आपके बड़े बड़े बंद कमरों में होती थी, हैदराबाद हाउस में मीटिंग हुई, राष्ट्रपति भवन में बैंक्वेट हुआ और बस। अब और चीजें हो रही हैं कि बाहर जाके भारत का जो एक भारत की एक जैसे जो प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी, एक आपने जैसे पहले कहा कि बहुत एक अहमियत है वाराणसी की, तो वो एक और गंगा की जो भारत की संस्कृति में एक अपनी एक अहमियत है, उस सबको जुड़ाव जो है ये बहुत अहम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तारीफ करनी पड़ेगी कि वो इस बात को समझ गए हैं कि जो ऑप्टिक्स डिप्लोमेसी है वो वर्ल्ड में बहुत चलती है, और जो मीडिया है उसको इस तरह की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो इस बात को भली भांति जानते हैं और इसका पूर्ण तरह से यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया में इससे उनको बहुत बल मिलता है, और जाहिर बात है कि सब्सटैंटिव चीजें भी जो मैं आपको बताऊं कि इस तरह की डिप्लोमेसी का एक फायदा यह है, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर आमतौर पर राय नहीं बन पाती, से हैदराबाद हाउस में या जब आपस में बात हो रही होती है, तो कई बार उसका इनफॉर्मल तरीके से उसका सुलझाव इस तरह की डिप्लोमेसी, इस बोर्ड डिप्लोमेसी में हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कई बड़ी जो अहम मुद्दे हैं उन पर एक आम राय बन जाती है, तो उस लिहाज से इसका एक अलग मायना, और प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरीके से इस डिप्लोमेसी को जिसे कहते हैं उन्होंने ये मास्टर कर लिया, उसका फाइन आर्ट। बिल्कुल, मैं आप दोनों से पूछूंगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है अफसोस। ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी 1990 में हो गया, तो इस दौर को उसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इस वक्त मिर्जापुर पहुंच गए हैं और मिर्जापुर के 96 ब्लॉक के दादर कला में बने सोलर एनर्जी पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से उतरकर ये सोलर पावर प्लांट की तरफ जा रहे हैं, और इन्होंने एक वो फट्टा डाल रखा है जो जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, गमछा टाइप डाल रखा है, गांव वालों का सिग्नेचर स्टाइल होता है, वो डाल रखा है उन्होंने। और ऐसा कहा जा रहा है कि जब वो नाव से गुजरेंगे तो सब सदरी पहने होंगे और सब उस तरह की तस्वीरें भी आने की उम्मीद है। इवेंट जो है मोदी जी की कल्पना है। हाँ। देखिए, डिप्लोमेसी पहले बड़ी जो है बेरंग होती थी। हाँ, बेरंग होती थी और बड़ी जो है रूखी सी होती थी, इमोशन की बहुत जगह नहीं थी। मोदी ने कम से कम भारत की बात करें अगर, तो उसमें एक इमोशनल इनपुट डाला है कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष आता है उनसे एक पर्सनल रेपो बन जाए, निजी बातचीत मैं उस पर आऊंगा सर, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आती है, उसको मैं शेयर करूंगा। लेकिन गोयल साहब, मैं आपके पास चलता हूं। मैंने आपसे बात की सोलर डिप्लोमेसी की, यहाँ सोलर डिप्लोमेसी भी चल रही है। सोलर प्लांट ही क्यों क्या अफ्रीका से कनेक्शन का पूरा इंतजाम है, 44 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ गए थे। अब ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देखिए उद्घाटन हो रहा है सोलर पावर प्लांट का, और इस 75 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट में करीब 560 करोड़ रुपए खर्च हुआ है और 1 लाख परिवारों को बिजली देगा। आप बताइए। देखिए, ऐसा है कि अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो जो नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उसमें सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा एक ऐसी चीज है कि सभी देशों में प्राय जहां भी सूर्य होगा वहां पर आपको सोलर एनर्जी मिल जाएगी। ये विंड के ऊपर डिपेंड नहीं करती है कि उसके पास होना चाहिए, बीच के पास होना चाहिए। तो ये एक चीज ऐसी है कि जो सबसे ज्यादा डिपेंडेबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है ये। दूसरी चीज, और अगर इकोनॉमी देखी जाए इसकी, तो ये जो है अभी अपनी जो थर्मल एनर्जी के बाद में या न्यूक्लियर एनर्जी के बाद में सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी अभी तक सस्ता है, ये सबसे सस्ता यही निकला है ये अभी तक। एनवायरमेंट फ्रेंडली। दूसरी चीज, कोई साइड इफेक्ट नहीं, वो तो नॉन कॉस्ट सारी वही है ना, क्लाइमेट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। सबसे अच्छी चीज ये है इसमें कि मैं कहूंगा कि इस सोलर एनर्जी का जो इनिशिएटिव है, इसमें अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, एशिया के ज्यादातर देश जुड़े हैं इस इनिशिएटिव से। ये तो एक इस इनिशिएटिव को लेकर के जो भारत का एक
कनेक्टिविटी बन गया, प्लेटफॉर्म है बिल्कुल, कि जहां पर सारे देश इकट्ठे होकर के, जिसमें भारत शामिल है, एक बहुत बड़ा संगठन सा बन सकता है। बिल्कुल, संगठन वो बन जरूरी सकता है, वो जरूरी है और वही बनाने की कोशिश की है। तो प्रधानमंत्री ने 2015 में पेरिस में हुई क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल सोलर अलायंस एग्रीमेंट पर जो दस्तखत किए थे, अब लगता है उसका फायदा उठाने की घड़ी आ गई है। तो मिर्जापुर से आप उसकी एक शुरुआत देख रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद करेंगे मोदी की डिफरेंट टोन ऑफ डिप्लोमेसी की, कि उनकी डिप्लोमेसी क्यों इतनी रंग बिरंगी हो गई है, इस पर भी चर्चा। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने देश को सबसे बड़े सोलर प्लांट का तोहफा दिया। अब से कुछ देर पहले मिर्जापुर में दोनों नेताओं ने 75 मेगावाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। फ्रांस के सहयोग से 650 करोड़ की लागत से इस सोलर प्लांट को बनाया जा रहा है। अब दोनों नेता वापस वाराणसी लौट रहे हैं, जहां बोट के जरिए मोदी और मैक्रो गंगा की सैर करेंगे। यह तस्वीरें देख रहे हैं सोलर पावर प्लांट के उद्घाटन का, मिर्जापुर के 96 ब्लॉक में है। यह आप देख रहे हैं मोदी का स्वागत हुआ सबसे पहले बाबतपुर हवाई अड्डे पर, और दूसरा आप देख रहे हैं जब मोदी ने मैक्रो को स्वागत किया, उनको गले से लगाया। तीसरी तस्वीर वो बोट पर सैर जो होने वाली है उसमें होगी, और कई सारे एक ऐसे घाट है जहां से वहां के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का या भारत की सांस्कृतिक झलक का नजारा देख पाएंगे राष्ट्रपति मैक्रो, और उनके साथ प्रधानमंत्री भी होंगे। और चौथी लेकिन जो ऑफ बीट डिप्लोमेसी है इसमें, आप क्या कहते हैं? जैसे ओपनिंग अप इकोनॉमी हुआ पूरे विश्व में, ये एक दूसरे को खोल दो, अपने बाजारों को खोल दो, ठीक उसी तरह ये ओपनिंग अप ऑफ डिप्लोमेसी, ऐसा कहेंगे? एक तरह से कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी थी, राजनीति था, उससे अलग हटकर इसमें एक भावनात्मक पुट लाने का, और दूसरा नेताओं का आपस में अनौपचारिक संबंध, अनौपचारिक बातचीत को एक हिस्सा देने का जो है, ये एक ऐसा है कि पहले भी रहा है लेकिन उतना नहीं रहा है, इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर नहीं रहा है, और शायद पहले ऑप्टिक्स का इतना महत्व नहीं था। नरेंद्र मोदी जो है ऑप्टिक्स को और मीडिया को, सोशल मीडिया को पूरी तरह से कैसे इस्तेमाल किया जाए इसको बखूबी जानते हैं। तो वो जब भी किसी फॉरेन डिग्नेटरी से मिलते हैं, चाहे विदेश में जाकर, चाहे यहां देश में आ रहा हो कोई, तो वो डोमेस्टिक ऑडियंस भी उनके दिमाग में रहती है कि उसको भी दिखाना है। शोकेस जो है दुनिया के लिए नहीं, अपने देश के लोगों के लिए भी, कि देखिए आपके प्रधानमंत्री, आपके देश के प्रधानमंत्री, आपके देश का महत्व किस तरह से बढ़ रहा है, दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों से किस तरह से आपके प्रधानमंत्री का संबंध है और कितना महत्व मिल रहा है भारत को। ये सब चीजें भी लोगों को दिखाई देती हैं, उनका भी एक असर पड़ता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बराक ओबामा से मिलने गए थे, और बराक ओबामा बकायदा उनको मार्टिन लूथर किंग के जो मेमोरियल था उस पर ले गए थे, और खुद अपनी कार में बिठा के ले गए और उनको खुद पूरा घुमाया था। तो ये कहीं टच देता है कि हाँ, अब जो पारंपरिक रिश्ते हैं उससे आगे बढ़कर पारिवारिक या पर्सनल रिश्तों की शुरुआत हो रही है। देखिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और इनके यहाँ प्रथा बहुत पुरानी है, परंपरा है जनतंत्र की। तो जो भी जनतांत्रिक नेता होते हैं जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड होकर जाते हैं, और खासकर जब मोदी जी वहां पहुंचे थे ओबामा के जमाने में, तो उनके पीछे एक बड़ा भारी जनमत था, तो वो उसका आदर कर रहे थे ओबामा, और उसको फिर वो हाथों हाथ हर जगह ले जा, मतलब जो उन्होंने जो स्वागत किया था वो स्वागत था। आज भी जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं, वो जिस मैंडेट को लेके आए हैं उसका हमारे प्रधानमंत्री ने स्वागत किया, यहाँ 2 बार आ चुके हैं वो। और मैक्रों आज यूरोप में उनकी एक विशिष्ट स्थिति है, क्योंकि वो जीत के आए हैं, और यूरोप में दूसरे नेता जो हैं वो थोड़े से उस स्थिति में नहीं जिसमें मैक्रों हैं। फिर दूसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय जो इश्यूज हैं उनमें मैक्रों की मोदी जी के साथ काफी एकात्मता है। दोनों क्लाइमेट चेंज पे एक साथ हैं, दोनों WTO को सपोर्ट करने के लिए एक साथ हैं। तो फिर जो टेरर को लेकर जो भारतीय जो इंडियन ओशन है उसमें भी दोनों के हित एक से हैं, और काउंटर टेररिज्म में दोनों भुगत चुके हैं, और मतलब लगातार उनको चिंता है। तो इन सब चीजों से सामने जो है, और जो इसलिए सामीप्य है, तो अब दोनों का जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो इस सामीप्य को एक नया आयाम देती है, दोनों एक दूसरे से मिलके। और आप देखिए बातचीत जब होती है तो फ्रांस के प्रेसिडेंट अक्सर फ्रेंच में बोलते हैं,
लेकिन मैंने देखा कि टीवी में बाकायदा वो मोदी जी से बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो अंग्रेजी में बोल लेते हैं ताकि बातचीत डायरेक्ट हो सके। बिल्कुल, ये एक इस बात का परिचायक है। और ये अपने आप में कला भी है, इस तरह की केमिस्ट्री डेवलप करना अपने आप में कला भी है कि आप दो देशों के अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के साथ इस तरह की केमिस्ट्री डिस्कस कर लें। सर मैंने कहीं पढ़ा था, मैं तो बच्चा था उस वक्त, लेकिन शिमला समझौते के वक्त क्या बेनजीर भुट्टो ने एक फेमस वॉक करी थी जिसको शिमला में आज भी याद रखा जाता है? ऐसा कुछ पढ़ने में आया या सुनने में आया आपने? नहीं, उस जमाने में बेनजीर के फादर के साथ वो आई थी और बहुत यंग थी, और हमारे यहां से मिसेस गांधी ने वीना सीकरी को भेजा था, जो यंग फॉरेन सर्विस ऑफिसर। हाँ, मैं जानता हूं। वो मतलब प्रोटोकॉल के साथ थी। तो अखबारों में उन दिनों बहुत चर्चा था कि दीज यंग विमेन, वीना सीकरी फॉरेन सर्विस की अफसर थी और ये भुट्टो की बेटी थी, बट उनको शिमला में, और उस समय शिमला बड़ा दूसरा था, वो रिट्रीट में उनकी बातचीत हुई थी, और वो रिट्रीट अपने आप में एक बड़ी विशेष जगह थी। तो वो 72 का जो शिमला समझौते का समय का जो समय था वो दूसरा था, लेकिन उस पे तो हमारी चिंताएं दूसरी किस्म की थी ना। मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि डिप्लोमेसी में इनपुट किस किस तरीके का होता है। सौरभ, गलत उदाहरण है थोड़ा मैं एग्री करता हूं आपसे, गलत उदाहरण है, हमको इससे उसको नहीं कंपेयर करना चाहिए। पर मैं उन ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूं जो डिप्लोमेसी में लोग याद रख लेते हैं। जैसे आगरा समिट हुआ, उस वक्त भी हमारी चिंताएं दूसरी थी। मैं इन दोनों को फिर से कंपेयर नहीं कर रहा। शिमला की बात करें अगर आप, तो देखिए पर्सनल रेपो का क्या असर होता है। उस समय कश्मीर का हिस्सा वो भारत शायद ले सकता था। भुट्टो ने मिसेस गांधी के सामने जो बात रखी बहुत इमोशनल ढंग से कि मैं ये समझौता करने के बाद मैं लौटकर पाकिस्तान नहीं जा सकता, तो अपने राष्ट्रीय हित को एक तरह से सीमित करके मिसेस गांधी ने ये मान लिया उस समय कि कोई लेन देन जो है नहीं होगा। ये बहुत से लोगों का ये परसेप्शन है कि उस समय अगर अड़ गई होती इंदिरा गांधी तो शायद कश्मीर समस्या का हल हो गया होता। लेकिन अब ये बहुत से इफ एंड बट की बातें हैं, क्या होता तो क्या नहीं होता, लेकिन ये चर्चा उस समय जरूर हुई थी। वैसे मैं एक चीज और सौरभ को याद दिलाना चाहूंगा, सौरभ और हम दोनों ने उसको कवर किया था। सौरभ, जो शुरुआती खबर आई थी आगरा समिट के बारे में, जब राष्ट्रपति मुशर्रफ आ गए थे, जो सबसे बड़ी और प्रोमिनेंट खबर छपी थी वो ये छपी थी कि गोवा में समिट होगी। हाँ। लेकिन हुई आगरा में था, और लोगों ने ये कहा कि गोवा में अगर करेंगे तो बड़ी मस्ती की और बड़ी मतलब उच्छृंखल टाइप की छवि की, उच्छृंखल तो नहीं कहूं लेकिन बड़े बेफिक्र टाइप की छवि के संकेत आ सकते हैं, क्योंकि गोवा का डेस्टिनेशन ऐसा है, गोवा में इस वक्त मौसम उस तरह का है, इसलिए उसे आगरा तक लाया गया। तो खूबसूरत जगहों पर समिट के रखे जाने की परंपराएं तो काफी पुरानी है, क्यों सर? जी हाँ, बिल्कुल दीपक। और आपको याद हो अटल जी के साथ आपने भी बहुत क्लोजली हम लोगों ने चीजें कवर किए हैं कि उनका एक अलग तरीका था। अटल जी का जो तरीका था डिप्लोमेसी का, एक बहुत अलग तरीका था। उनका भी बड़ा एक इनफॉर्मल तरीका था, काफी कुछ वो कह देते थे बात, पर काफी चीजों में अड़ भी रहते थे। अगर आप देखिए आगरा समिट जो है एक ताजमहल के परिप्रेक्ष्य में हुई, पर भारत कुछ अपने कोर जिसे प्रिंसिपल्स है उस पर अड़ गया, और इसीलिए वो समिट टूट गई जो आतंकवाद का मुद्दा था। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्टिक्स हर जगह काम करती है, पर ऑप्टिक्स कई चीजें जो है, जैसे मैंने पहले कहा, उसको एक हल करने में, और आपके यहाँ बहुत हमारे प्रोमिनेंट डिप्लोमेट रहते हैं शीलकांत जी, वो खुद कई ऐसे नेगोशिएशन के पार्ट रहे हैं, खासतौर से एटॉमिक एनर्जी में, तो ऑप्टिक्स की बात वो जरूर वो समझते हैं, और ये बात हर जगह डिप्लोमेसी में उसका एक अहमियत जरूर होता है। ऑप्टिक्स का अहमियत जरूर होता है। सौरभ जिसका जिक्र कर रहे हैं मैं बता दूं, वो शब्द था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इस शब्द पे अटकी थी बातचीत, 12:30 बजे के आसपास अटकना शुरू हुई और 5:30 तक अटकी रही। फिर परवेज मुशर्रफ वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, उन्होंने बोला था, रिक्वेस्ट किया था, उनकी रिक्वेस्ट को मिनिस्ट्री ने टर्न डाउन कर दिया। उनके मिनिस्ट्री ने टर्न डाउन कर दिया। फिर वो अजमेर नहीं गए और वापस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं खुद वहां था उस समय, हमारे डेलीगेशन में था मैं, और ये देखिए उस समय आप क्या सोचते हैं और सामने वाला आदमी क्या सोचता है, इसमें भी थोड़ा सा फर्क होता है। तब वो मुशर्रफ को भारत ने ये कहा कि हम इसके साथ बिजनेस करेंगे। वो उनका दुनिया भर में उस समय, क्योंकि मिलिट्री रूल के बाद आए थे, इन्होंने तख्ता पलटा था, तो उनको उतनी रिकॉग्निशन नहीं थी। पर वाजपेयी जी ने
अगेन अपनी तरफ से कहा कि हम वी आर विलिंग टू डू बिजनेस विथ हिम। तो एक तरह से भारत उनको एक्सेप्टेंस दे रहा था। और ये इसलिए इस बात का परिचय था जो पहले भी हुआ है, जब जियाउल हक था तब भी ये हुआ था कि उसके साथ बिजनेस करने को तैयार थे। पर वो क्या समझा कि भारत कमजोर है। तो आप देखा होगा मुशर्रफ जब आगरे में आए थे तो उनकी चाल में एक स्वैगर था। तो हम लोगों ने कहा ये साहब अजीब स्वैगर है, ये तो मतलब ये समझ रहे हैं कि भारत इनके निहोरे कर रहा है, जबकि हमारी ऐसी कोई वो नहीं चढ़ा भी उनको इतना दिया गया था कि पुरानी दिल्ली से चुनाव लड़ने। कैसे हुई इसके पीछे की भी एक घटना है, यशवंत सिन्हा बताते हैं कि इसी तरह के क्रॉस बॉर्डर टेरर में एक कैप्टन मारा गया जो लखनऊ का था, उसकी डेड बॉडी आ रही थी। हाँ, तो अटल जी को बताया गया चूंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला था। तो यशवंत सिन्हा ने बताया कि उसी समय उन्होंने जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनको बुलवाया और कहा कि ये बच्चे कब तक मरते रहेंगे, तो बातचीत का रास्ता निकालिए। उसके मुझे एक कहानी और थी जो अशोक टंडन जो कि वाजपेयी की मीडिया एडवाइजर हैं, उन्होंने भी बताया था कि बिल क्लिंटन और अमेरिका भी ऐसा चाहता था कि इस तरह की निगोशिएशन शुरू हो जाए, क्योंकि वो पोस्ट करगिल का जमाना था और लोगों को नहीं लगना चाहिए था कि ऐसे दोनों न्यूक्लियर नेशन एक दूसरे से कभी भी भिड़ सकते हैं। तो उनका बहुत दबाव था। हालांकि उनके दबाव के चलते हमने अंततः बातचीत नहीं की, हमारा खुद का ये डिसीजन था कि हम आगरा की बातचीत करें, लेकिन वो भी अपने आप में एक इतिहास था और ये भी अपने आप इतिहास था जो बनने जा रहा है। क्विकली हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपको बता दूं कि हम नदेसर पैलेस जाएंगे वो, और वहां पर इंडो फ्रेंच फोरम को वो संबोधित करेंगे और वहां पर सोने की थाली में जेवना परोसा जाएगा। बनारस का बहुत मशहूर है सोने की थाली में खाना, तो सोने की थाली में उनको जेवना परोसा जाएगा। नदेसर की बात होगा, बनारसी व्यंजन होंगे। पहले जब आएंगे तो वहां नए कालीन बिछाए गए नदेसर पैलेस में, पुष्प वर्षा की जाएगी और एक बड़े से हॉल में उनको ले जाया जाएगा जहां पर उनकी एक मेहमान के तौर पर स्वागत किया जाएगा। और भारत में वैसे भी परंपरा है अतिथि देवो भव। फिलहाल